लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ 35 AD देखा था, ओवर हो गया। हम लोग वापस बैक आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट इज वेरी मच बेस्ड ऑन सेक्शन 40 स्मॉल a, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर दिस हेड PGBP। याद होगा इस सेक्शन को पढ़ाते समय मैंने कहा था छोटा स्मॉल लेटर, छोटा आदमी छोटी बात। इसने कहा था हम ये सारे खर्चे डिसअलाउ करेंगे, ये सारे खर्चे डिसअलाउ करेंगे। पहला, ढंग से सुने, मैं आज फिर से रिकैप करवाता हूं। अगर कोई अमाउंट जो नॉन रेसिडेंट को पेड की गई है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल पर सर्विसेज और एनी अदर सम on which it was required from the assessee or payee to deduct from the payer to deduct the amount of tax, clear? लेकिन पेयर ने ऐसा नहीं किया, पेमेंट करते समय डिडक्ट नहीं किया टैक्स। किसको पेमेंट करते समय? नॉन रेसिडेंट को, चाहे इन इंडिया पेमेंट कर रहा हो चाहे आउटसाइड इंडिया। तो उसके लिए क्या रूल था, ढंग से सुनेंगे, एक एक वर्ड का आज हम लोग मीनिंग निकालेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या इंप्लीकेशन है उस प्रोविजन के। एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी ईदर इन इंडिया or outside India on which tax is deductible at source shall be disallowed। जिस पर टैक्स डिडक्ट होना था वो डिसअलाउड हो जाएगा अगर सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, अगर ऐसा टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया था, और या तो सच टैक्स आफ्टर डिडक्शन, या डिडक्ट कर लिया गया था लेकिन डिडक्शन के बाद हमने उसको not been paid during the previous year। क्लियर है? टैक्स घटना चाहिए था, नहीं घटा, या टैक्स घट चुका था और आफ्टर डिडक्शन इट वाज नॉट पेड, नॉट पेड टिल व्हाट, ढंग से सुनना, सच टैक्स आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और इन द सब्सिक्वेंट ईयर before the expiry of the time prescribed under section 200 subsection 1। ढंग से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा था किसी नॉन रेसिडेंट को, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया, और इस पर टीडीएस लेस होना था, या तो लेस नहीं हुआ या तो लेस हो चुका था, डिडक्ट हो चुका था, लेकिन उसको हम लोगों ने, अब ढंग से सुनेंगे, मैं फिर बोलता हूं उस पर्टिकुलर वर्ड की, डिडक्ट होने के बाद क्या हुआ, सच टैक्स आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस और इन द सब्सिक्वेंट ईयर। या तो जिस साल का टीडीएस है, अगर ये प्रीवियस ईयर 13-14 का है, या तो इस साल पेड नहीं हुआ, सही है, या तो अगले साल प्रीवियस ईयर 14-15 में पेड नहीं हुआ, और इन द सब्सिक्वेंट ईयर बिफोर द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 200 सबसेक्शन 1। और मैंने नीचे दे दिया था सेक्शन 200 सबसेक्शन 1 को, जरा ढंग से देखें। द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 200 इज 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच क्रेडिट और पेमेंट इज मेड। ठीक है, except where the amount pertains to the month of March of the relevant previous year, the time allowed is 30th April of the immediately following financial year। यानी 31 मार्च 2014 के बाद एक महीना और पूरा अप्रैल, पूरा अप्रैल। ये क्लियर हुआ? बोलो। In case the tax is deducted in any subsequent year
or if has been deducted in the previous year but paid in any subsequent year after the expiry of the time prescribed under law, such sum shall be allowed as a deduction in computing the income of the previous year in which such tax has been actually paid. अगर prescribed time के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो इसको मान लेंगे कि फिर ये अगले साल अलाउड होगा, अगर उस साल डिडक्ट किया गया या डिडक्ट किया गया था तो और पेड किया गया तो। क्लियर है? अगर किसी सम को हमने 30 अप्रैल 2014 जो उसका टाइम प्रेस्क्राइब्ड है नहीं पे किया या डिडक्ट नहीं किया और 30 अप्रैल के बाद डिडक्ट किया है तो किस प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा? 14-15 प्रीवियस ईयर में। ये 13-14 फिर नहीं माना जाएगा। अगर 13-14 का कोई अमाउंट 30 अप्रैल 2014 तक भी डिडक्ट करके पे कर दिया जाए तो ये इसी प्रीवियस ईयर में डिडक्ट मान लिया जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई अमाउंट पे होता है जिसको इधर होना चाहिए था तो फिर इस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। अब क्लियर हुआ? अगर इधर पेड हुआ है या डिडक्ट किया गया था तो जमा हुआ है तो। क्लियर? बात फिर समझ में आई? इसका थोड़ा सा नीचे जाएं, थोड़ा सा। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40a इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड टू अ रेसिडेंट। अब यहां नॉन रेसिडेंट की बात नहीं हो रही, अब यहां रेसिडेंट की बात हो रही है। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, रेंट, कमीशन, लॉटरी, कुछ भी हो, ठीक है ना, उन सब के बारे में बोल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट on which tax is deductible and the fails to pay deduct at source or deduct tax at source but not paid the same or before the due date of filing of return of income। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नॉन रेसिडेंट के केस में केवल हमें 30 अप्रैल तक का मौका मिला था। रेसिडेंट के केस में हमें कब तक का मौका मिला है? रिटर्न डेट की डेट तक, डेट ऑफ रिटर्न। ढंग से सुनना। where tax is deducted in any subsequent year or where the tax deducted during the previous year is paid after the due date of filing of return of income, after the due date for filing of return of income, such a sum shall be allowed as a deduction in the computation of the income in which such a sum has been paid। तब ये दूसरे साल में चला जाएगा, यानी वहां पर हमें डेट लगभग 30 सितंबर तक मिल जाएगा। ड्यू डेट्स मैंने बताई थी, तुम लोग को हिंट दिया था, 31 जुलाई एंड 30 सितंबर दो होती हैं। ड्यू डेट 31 जुलाई होती है और 30 सितंबर होती है, मैंने ये हिंट दिया है। जो प्रीवियस ईयर 13-14 है इसकी रिटर्न फाइल करने की डेट, ये दो डेट्स हैं। ये जहां पर नो ऑडिट इज रिक्वायर्ड और इफ ऑडिट इज रिक्वायर्ड, तो ऑडिट के केस में 31 सितंबर और नो ऑडिट के केस में 31 जुलाई। तो फिलहाल जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा हमें बता देगा कि ड्यू डेट क्या है। तो रिटर्न फाइल करने की डेट ये है। अगर मैंने 13-14 का इस डेट के तक मैंने जमा कर दिया टीडीएस तो भी ये मान लिया जाएगा कि इस प्रीवियस ईयर में ही जमा कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर करते हैं तो 14-15 में अलाउड होगा। सैलरी के केस में मैंने कुछ बताया था, एक बार अगर डिसअलाउड तो हमेशा के लिए डिसअलाउड। याद आया? थर्ड पॉइंट, अच्छा, वेयर टैक्स इज डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, बता ही दिया। चले आगे, बोलो भाई। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स होता ही नहीं। चले, एक क्वेश्चन मैंने दिया है तुम लोग को, एक क्वेश्चन दिया है। एटीन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। डिटेल में वो क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन भी है, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन एंड आंसर दोनों दिया है उसका। चलिए, क्वेश्चन में दिया है एज्यूमिंग द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 30 सितंबर, 30 सितंबर दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। जरा ढंग से देखेंगे, सारा टीडीएस का मैटर है।
इंटरेस्ट ऑन लोन, डेट ऑफ पेमेंट दिया है क्या? हम पेमेंट करें या क्रेडिट करें, बात तो वही हुई। हम तुमको पेमेंट कर रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने पेमेंट ही किया। चलो, तो इसका मतलब अगर मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं तो इसका मतलब आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली प्लस हो गया। प्लस होने का मतलब मैंने पेमेंट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, देन इट इज सफिशिएंट कि हमने आपको पेमेंट किया। हमें टीडीएस घटा लेना चाहिए था, कब तक? 31 मार्च तक, हाँ या ना? लेकिन हुआ क्या, मैंने टीडीएस चार्ज किया है कब? 31 मार्च 2014। बहुत बढ़िया, काम तो सही है। और ये हमें रिटर्न फाइल करने तक जमा भी कर देना चाहिए था, क्योंकि रेसिडेंट का केस है, कहीं नॉन रेसिडेंट तो लिखा नहीं है। बोलो भाई। और हमारी डेट है 30 सितंबर। कब है डेट? रिटर्न की ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सबसे ऊपर। और हमने रिटर्न के पहले क्या इसको जमा कर दिया है? हाँ, 16 अगस्त को ही। तो इसका मतलब जिस प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है उसी प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर 13-14 था, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 13-14 में अलाउड हो गया, यानी कि असेसमेंट ईयर 14-15। आंसर है 14-15 असेसमेंट ईयर। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बोलो, पक्की बात है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन फिर बोल रहा है, लिखा है 31 मार्च 2014 को क्रेडिट किया गया है, 31 मई को डिडक्ट किया गया है टीडीएस। बोलो क्या करेंगे? डिडक्शन 31 मई को हुआ है। क्यों नेक्स्ट ईयर होगा? टीडीएस आखिर हमें ये नहीं समझ में आया, टीडीएस चार्ज करना था हम लोग को उसी समय 31 मार्च को, लेकिन उस साल हम लोगों ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। डिडक्ट हम लोगों ने अगले साल किया। हम वापस प्रोविज़न पढ़ रहे हैं, अब जरा इसका सेंस समझना, ढंग से सुनना। दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन 31 मार्च तक क्रेडिट किया, और क्रेडिट करते समय हमने टीडीएस चार्ज कर लिया था, वो अगले साल तक नहीं पहुंचा था। और पेमेंट भले अगले साल किया लेकिन रिटर्न के पहले। फेल्स टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, हाँ या ना? पहला पॉइंट यही है। दूसरा, डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, क्या डिडक्ट कर लिया था? यहां पर नहीं किया था, यानी हम लोग पहले पॉइंट पर है, फेल्स टू डिडक्ट एट सोर्स। तो फेल्स टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स where tax is deducted in any subsequent year, बोलो, or where the deducted tax during the previous year is paid after the due date for filing the return of income। बोलते क्यों नहीं? जहां पर मैंने टैक्स घटा लिया था प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर में, उसको पेमेंट मुझे रिटर्न फाइल करने के पहले तक जमा कर देना चाहिए था। दो अलग अलग पॉइंट हैं, ध्यान देना। एक तो टीडीएस मुझे चार्ज कर लेना चाहिए था प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर में, उसी को मैं नहीं कर पाया। अगर मैं उसको कर लेता, हाँ जमा नहीं कर पाता, और जमा मैं रिटर्न के पहले करता तो भी मान लिया जाता ओके। लेकिन यहां तो प्रीवियस ईयर का टीडीएस मैंने प्रीवियस ईयर में चार्ज ही नहीं किया है। बहुत बड़ी गलती की, और पॉइंट नंबर 1 में आप शामिल हो। फिर से पढ़ें, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती होने की 100% चांसेस रहती हैं। फिर देखें, मैं फिर से पढ़ता हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 स्मॉल ए, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर पेबल टू अ रेसिडेंट इन द फॉलोइंग नेचर ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स एंड द एसएससी फेल्स टू डिडक्ट एट सोर्स, सेकेंड पॉइंट हटा दें, फेल्स टू डिडक्ट एट सोर्स एंड वेयर टैक्स इज डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। जाहिर सी बात है, जब प्रीवियस ईयर में डिडक्ट नहीं कर पाए तो आप कब डिडक्ट करोगे? सब्सिक्वेंट ईयर में। वेयर टैक्स इज डिडक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर, देन सच सम शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन कॉम्प्यूटिंग द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच सम हैज बीन डिडक्टेड और पेड। अब बात समझ में आई? क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जहां पर हमने डिडक्ट कर लिया था प्रीवियस ईयर में और हम उसको रिटर्न ऑफ इनकम तक पेमेंट नहीं कर पाए थे,
तो हम इसको अगले प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर में डिडक्ट मानेंगे। क्लियर है? तो यहां पर जो गलती हुई है क्वेश्चन में, मैं फिर से बोलता हूं, यहां पर है 31 मार्च तक का क्रेडिट था तो 31 मार्च तक हमको डिडक्ट करना चाहिए था। जब मैंने डिडक्ट ही नहीं किया तो इस साल कहां से छूट पा पाओगे आप? अब तो आप 13-14 में तो आपको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। प्रीवियस ईयर आपने डिडक्शन जब 14-15 में किया है तो प्रीवियस ईयर 14-15 में डिडक्शन मिलेगा, और जब 14-15 में डिडक्शन किया है तो 15-16 असेसमेंट ईयर। देखो आंसर है 15-16। दोनों में फर्क समझ में आया? लिख लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स को। दो गलतियां हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। 31 मार्च तक का क्रेडिट था, 31 मार्च तक का आपको डिडक्ट करना था, आपने डिडक्ट नहीं किया तो इस साल तो आपको छूट मिलेगी ही नहीं। आपने रिटर्न के पहले जमा किया, नहीं किया, उससे कोई लेना देना नहीं, बात खत्म। हाँ, अप्रैल वाली बात वो केवल नॉन रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट के लिए रिटर्न दाखिल तक करना। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब आते हैं, पहली गलती क्या हुई? डिडक्ट किया होता अगर मैंने 31 मार्च तक और पेमेंट मैंने रिटर्न के बीच में कर दिया होता तो भी मान लिया जाता चलो कोई गलती नहीं, उसी साल का उसी साल। मैंने डिडक्ट ही नहीं किया तो अब इसको रिटर्न के पहले जमा करो या ना करो, छूट तो आपको अगले साल ही मिलेगी। एक लाइन की बात पक्की ना? क्लियर है? बिल्कुल। एग्जाम में आएगा, गलती करोगे, मैं अभी बताता हूं, एग्जाम में आएगा और गलत करके आओगे। लिख लो, गलत होगा। लिखो, थर्ड पॉइंट देखो, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 16 सितंबर को मैंने क्या किया, इनको पेमेंट किया है तो डिडक्शन भी कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो प्रीवियस ईयर में ही डिडक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और 30 सितंबर इसकी क्या है, डेट है। डिपॉजिट भी हमने रिटर्न की डेट तक कर दिया तो हमको प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में छूट मिल जाएगा 13-14 प्रीवियस ईयर में, यानी असेसमेंट ईयर 14-15। क्या दिक्कत है इसमें? अगली गलती, कॉन्ट्रैक्टर 19 सितंबर है, 15 अप्रैल। अरे भैया डिडक्शन तो आपने प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में किया ही नहीं, तो अब आप भले ही प्रीवियस ईयर का डिडक्शन अगले साल जब करोगे तो अब इस साल तो छूट मिलने से रहेगी। डिडक्शन हो जाना चाहिए था उसी साल, छूट पाने के लिए एटलीस्ट डिडक्शन हो जाना चाहिए था। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट नंबर 4। चौथा नहीं बोलते, फोर्थ बोलते हैं। हाँ, समझ में आई बात? थर्ड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑडिट फीस 15 मार्च है, 31 मार्च को हमने टीडीएस घटा दिया और 30 सितंबर तक, 10 अक्टूबर तक मैंने नहीं किया, मतलब 10 अक्टूबर को किया है। ढंग से सुने, 31 मार्च 2014 तक हमने टीडीएस घटा लिया था, लेकिन 30 सितंबर तक उसका पेमेंट नहीं किया। अगर टीडीएस आपने घटा लिया था और रिटर्न की डेट तक जमा कर दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ रिटर्न की डेट बीत गई, आपने नहीं किया, तो भैया इस साल तो नहीं होगा, अब अगले साल ही होगा। किस साल होगा जरा ढंग से देखें। 10 अक्टूबर 2014, यानी 14-15, आंसर क्या होगा? 15-16, 15-16 आएगा, लिख ले, 15-16 है वो। फिफ्टीन 16 आएगा, उसको सही कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना? चलें आगे, रेंट की बात करते हैं। 30 जून 2013 का है तो 13-14 ठीक है, 31 मार्च को मैंने डिडक्ट कर लिया। अगर 31 मार्च तक डिडक्ट कर लिया, क्या रिटर्न दाखिल करने तक पेमेंट कर दिया? हाँ, तो इसका मतलब उसी साल मान दिया जाएगा। क्लियर है? चलो, रेंट 30 जून का है लेकिन 31 मार्च को नहीं कर पाए। जब 31 मार्च को बेटा नहीं कर पाए टीडीएस, तो फिर ये इस साल तो डिडक्ट नहीं होगा, ये उस साल डिडक्ट होगा जिस दिन आपने पेड किया है। पेड कब किया है? 30 सितंबर 2014, 14-15 प्रीवियस ईयर, यानी 15-16 असेसमेंट ईयर। दैट इज योर आंसर। बहुत टफ था, टफ है। मैं अभी बताता हूँ, 2 दिन बाद सब भूल जाओगे, गारंटी। 2 मिनट देते हैं, इसको फिर से पढ़ें, आराम से पढ़ें, कोई हड़बड़ी ना करें।
देखें इधर, इधर देखें, इधर देखें, पेमेंट टू रेसिडेंट, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट। अब चाहे इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, वो देख लेना। दो चीजें हैं, नॉट डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, पहला, डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर बट पेड इन सब्सिक्वेंट ईयर। बोलो ना, अगर डिडक्ट ही नहीं किया है तो फिर सोचना ही नहीं, बहुत बड़ी गलती की आपने। हाँ या ना, क्या करेंगे अब इसको, अलाउड इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच डिडक्शन एंड पेमेंट इज मेड। हाँ या ना, ये इफ पेड डिडक्ट तो हो चुका था ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, बोलते क्यों नहीं? इन सेम प्रीवियस ईयर, हाँ या ना, उसी प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाएगा जिस साल का है, मान लिया जाएगा। अदरवाइज अलाउड इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच टीडीएस वॉज पेड। हाँ या ना, पेड मतलब डिपॉजिटेड। क्लियर हुआ कि नहीं? बस बात खत्म। इसकी अगर बात करें, पे टू नॉन रेसिडेंट, सेम वही है, लेकिन यहां पर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की वजह आ जाएगा 30 अप्रैल। क्या आ जाएगा? 30 अप्रैल यहां लिखेंगे हम लोग। 30 अप्रैल तक क्या हो जाना चाहिए था? डिडक्ट हो जाना चाहिए था। पढ़ते हैं फिर से अब उसको। हाँ, अगर टीडीएस नहीं घटा है नॉन रेसिडेंट के केस में तो उस साल तो छूट मिलेगी ही नहीं। घटना जरूरी है, डिडक्ट होना जरूरी है। अगर आप डिडक्ट कर चुके हो तो आपको उसी साल छूट मिल जाएगी जिस साल आप इसको पे करोगे। देखें क्वेश्चन पढ़ें, क्या किया है आप लोगों ने। 31 मार्च तक डिडक्शन हो चुका है। अब ये देखना है क्या रिटर्न दाखिल करने तक पेमेंट हो गया। अगर हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिडक्ट हो चुका है, रिटर्न दाखिल करने तक पेमेंट हो चुका है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, डिडक्ट हुआ ही नहीं है तो सीधे उसी साल जाओ जिस साल आपने पेमेंट किया। पेमेंट आपने 30 सितंबर को किया है तो 14-15 यानी असेसमेंट ईयर 15-16। अब क्लियर है? हम यहाँ केवल रेसिडेंट की बातें कर रहे हैं तो इन्हीं 3 की बातें होंगी। थर्ड है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, 31 मार्च के अंदर हो गया, ठीक है। तो क्या सितंबर के अंदर हुआ है? हाँ हुआ है, तो ठीक है, कोई गलती नहीं है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर नहीं हुआ था 31 मार्च तक तो उस साल जिस साल पेमेंट हुआ है 14-15 में यानी असेसमेंट ईयर 15-16। बोलो। इसी तरह ऑडिट फीस 31 मार्च तक डिडक्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। क्या 30 सितंबर तक पेमेंट हुआ है? नहीं, तो अगले साल छूट दे दो। मतलब जिस साल उसका पेमेंट हुआ है तो 10 अक्टूबर 2014 का मतलब 14-15 यानी असेसमेंट ईयर 15-16। आगे देखें, रेंट सेम वही। अब क्लियर है? लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट तो यहां पर फाइलिंग ऑफ आरओआई की जगह आप 30 अप्रैल लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 30 अप्रैल, बस हो जाएगा। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14A, लिखा है ना, लिखा है कि नहीं?
विल द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 कैपिटल ए, कैपिटल ए का मतलब इसने थोड़े बड़प्पन दिखाया कि भाई हम कुछ शर्तों के तहत आपको डिडक्शन देंगे। क्या क्या था सेक्शन 40 कैपिटल ए में, जरा ढंग से देखें। वापस हम लोग असाइनमेंट पर चलते हैं। पहला बताया था अनरीजनेबल पेमेंट आप करेंगे, एक्सेसिव पेमेंट करेंगे तो एओ जितना एक्सेसिव और अनरीजनेबल समझेगा उसको डिसअलाउ कर देगा। याद आया होगा, मैंने अपनी वाइफ को 40,000 रुपये सैलरी दी, 5th स्टैंडर्ड पास है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, 5th स्टैंडर्ड पास है तो 40,000 कहाँ से बनता है? नहीं बनता, हाँ या ना। मैं किसी कंपनी में नौकरी करने गया, मेरे में वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ का वहाँ पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या हमको एक तरह से फेवर किया गया, अनरीजनेबल पेमेंट दे करके स्पेसिफाइड पर्सन की श्रेणी में हम आते हैं। डिटेल बताया था मैंने स्पेसिफाइड पर्सन क्या होते हैं, जरा देखें। इंडिविजुअल के केस में कोई भी रिलेटिव, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, वो मेरा, हम उस बिजनेस के क्या माने जाएंगे? स्पेसिफाइड पर्सन। अगर कंपनी फर्म और एचयूएफ की बात करें, अगर हम कंपनी फर्म और एचयूएफ एओपी की बात करें तो कोई भी डायरेक्टर, कोई भी पार्टनर, कोई भी मेंबर या इन लोगों का कोई भी रिलेटिव, हाँ या ना, जिनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। ऑल एसएससीज के केस में देख लेते हैं बाद में, चलें वापस आए इस पर। दूसरा पॉइंट बताया गया था 20,000 रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसपोर्ट एजेंसी को 35,000 तक अलाउड है, याद आया होगा। लेकिन संडे का दिन है, हड़ताल का समय चल रहा है, दंगे फसाद हुए हैं, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो वहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी ना हो। क्यों भाई? ग्रेच्युटी के बारे में बताया था, प्रोविज़न अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर पेबल हो जाता है तो वो अलाउड होता है, याद आया। नॉन वेलफेयर फंड जो होते हैं, अनरिकॉग्नाइज वेलफेयर फंड जो होते हैं, स्टाफ वेलफेयर फंड, वो अलाउड नहीं होते। क्वेश्चन पर आते हैं वापस, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 19। जरा देखें। विल द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A बी एट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस? अब मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं, ढंग से सुनेंगे आप। आर परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000 फ्रॉम जी अगेंस्ट ऑन बिल बट मेक्स पेमेंट ऑफ ₹18,000 एंड 12,000 एट डिफरेंट टाइम्स ऑन द सेम डेट। एक दिन में एक बंदे को आप 20,000 रुपये से अधिक का कैश पेमेंट नहीं कर सकते। आप भले कह दो पहला पेमेंट मैंने सुबह 10 बजे किया, दूसरा पेमेंट मैंने शाम को 4 बजे किया, आपका ये प्ली एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका ये पूरा का पूरा 30,000 डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आंसर लिख लें आप लोग, ₹30,000 शैल बी डिसअलाउड। आंसर लिख दे, ₹30,000 शैल बी डिसअलाउड। पक्का? पॉइंट नंबर 2, आर मेक्स अ पेमेंट ऑफ ₹40,000 एज डोनेशन बाय चेक टू नेशनल डिफेंस फंड। आर मेक्स अ पेमेंट ऑफ ₹40,000 एज डोनेशन, बताओ क्या करेंगे, अलाउड या डिसअलाउड? क्यों भाई? नेशनल डिफेंस फंड है इसलिए। आर मेक्स अ पेमेंट ऑफ ₹40,000 एज अ डोनेशन बाई चेक टू नेशनल डिफेंस फंड। क्यों डिसअलाउ किया? अलाउ किया, अच्छा अलाउ किया आप लोगों ने। क्यों करेंगे अलाउ? ये तो इस हेड से मतलब ही नहीं रखता। कौन सा ऐसा सेक्शन तुम लोग को मैंने पढ़ा दिया था, सेक्शन 30 to 38, जिसमें मैंने नेशनल डिफेंस फंड को अलाउ किया था पेमेंट? ये तो इस चैप्टर का हिस्सा है ही नहीं, ये तो सेक्शन 80 का हिस्सा है। लिख दो, नॉट बिलोंग्स टू
not belongs to PGBP, deduction under section 80 will apply या shall apply। तो नेशनल डिफेंस फंड देखेंगे ना, अगर नेशनल डिफेंस फंड को आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हो तो इस चैप्टर से क्या लेना देना उसका? क्या बिजनेस एक्सपेंडिचर है ये मेरा? बोलो ना, तो अलाउड किस लिए कर रहे हो? पक्की बात है ना? तो ये तुम लोग पढ़ोगे सेक्शन 80। सर हमें बता दीजिए किस सेक्शन में? सेक्शन 80G लिख लो, अभी कोई मतलब नहीं है तुम लोग को सेक्शंस वगैरह पढ़ाने का। 80G लिख लो। तो यहाँ तो ये सेक्शन आएगा ही नहीं, जब पीजीबीपी हेड से बिलोंग ही नहीं करता तो सेक्शन अप्लीकेबल होगा या नहीं, सोच रहा ही नहीं है। आर मेक्स अ परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹60,000 एंड मेक्स पेमेंट ऑफ ₹45,000 बाई चेक एंड 15,000 इन कैश। नहीं अप्लीकेबल होगा। कहाँ गलती किया भाई? 15,000 ही तो कैश दिया है 20,000 के अंदर, तो कोई गलती नहीं है, लिख लो। सेक्शन 40A शैल नॉट बी अप्लाइड। सेक्शन 40A इज नॉट एप्लीकेबल। अगला पॉइंट देखें, R makes a purchase of goods of ₹60,000 and makes the payment as under। 60,000 का पेमेंट किया है, कैसे किया है? 15 फरवरी को 30,000 चेक से। गलती किया है क्या? नहीं। 15 फरवरी को उसी दिन 15,000 कैश में। गलती किया है क्या? नहीं। 16 तारीख को 15,000 कैश में। गलती किया है क्या? नहीं। लिख लो, सेक्शन 40A इज नॉट एप्लीकेबल। चलें आगे। आर परचेजेज अ बिल्डिंग ऑफ ₹10 lakhs एंड मेक्स द पेमेंट इन कैश। गलती किया है क्या? नहीं। अच्छा, कैश में है क्या? तो गलती किया है। गलती गलती नहीं किया। बिल्डिंग की छूट देते हो क्या पीजीबीपी हेड में तुम लोग? ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। कौन सा तुम डिडक्शन मांगने गए थे भाई कि बिल्डिंग की छूट दे दीजिए आप पीएल में? जरा रेवेन्यू नेचर का है ये, कैपिटल नेचर का। आप पेमेंट 1 करोड़ भी कर दो कैश में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 40A अप्लाई होता है केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम्स पे। लिख लो, सेक्शन 40A शैल नॉट बी अप्लाइड बिकॉज इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। बिकॉज इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। चलें, आर अ डीलर इन रियल एस्टेट परचेसेस बिल्डिंग फॉर ₹10 lakhs एंड मेक्स द पेमेंट बाय क्रॉस्ड चेक। बताएं क्या गलती किया है? आप एक काम करिए, उस क्रॉस्ड चेक को काट कर आप कैश लिख दीजिए। जहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्रॉस्ड चेक, उसको आप लिख दीजिए कैश। अब बताएं गलती किया है या नहीं? क्यों भाई? बिल्डिंग है लेकिन उसका बिजनेस है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। कैश लिख ले, काट करके क्रॉस चेक को काट करके लिख दे कैश और लिख दें सेक्शन 40 शैल बी अप्लाइड कॉज इट्स अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। अब क्लियर हुआ? बोलें नेक्स्ट। R makes an advance of ₹30,000 by crossed check for purchase of goods and delivery of the goods is made on 20th September। सुन लो ना पहले, अगर मैंने केवल एडवांस दिया रहता तो एडवांस तो कभी पीएल का पार्ट बनता ही नहीं है।
तो उसके अलाउ डिसअलाउ होने की बात ही नहीं होती। हाँ, एडवांस दिया है मैंने सामान खरीदने के लिए, परचेज ऑफ गुड्स, हमें उसी प्रीवियस ईयर में परचेज भी हो गया है, हाँ या ना, तब हम डिडक्शन मांगेंगे, परचेज की डिडक्शन मांगेंगे, परचेज की डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पेमेंट जो किया था वो 30,000 कैश में किया था। लिख दें 30,000 शैल बी डिसअलाउड, ₹30,000 शैल बी डिसअलाउड। क्रॉस्ड चेक है, अलाउड लिखें उसको आप, ₹30,000 शैल बी अलाउड, सॉरी, क्रॉस्ड चेक से पेमेंट है, नॉट इन कैश। जो एडवांस दिया गया 30,000, इट इज पेड बाय क्रॉस चेक, तो अलाउड होगा। आर पेज अ सैलरी ऑफ ₹24,000, आर ने 24,000 रुपए की सैलरी पे की है बाय क्रॉस्ड चेक। बताओ ये अलाउड होगी या डिसअलाउड? आर पेज अ सैलरी ऑफ 24,000 बाय क्रॉस्ड चेक टू एन एम्प्लॉय। अगर क्वेश्चन में मिस्ड हो गया है तो लिख लें, कहीं पर नीचे लिख लें, आर पेज अ सैलरी ऑफ ₹24,000, R pays a salary of ₹24,000 by crossed check। अलाउड होगा, चेक से है तो क्यों डिसअलाउ करेंगे? इट्स एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर। आगे, आर परचेज्ड गुड्स इन कैश फ्रॉम हिज ब्रदर, दिया है, आर परचेज्ड गुड्स इन कैश फ्रॉम हिज ब्रदर, भाई से खरीदा है 40,000 रुपए से। भाई का मतलब वो वाला भाई नहीं, अपना भाई, घर का भाई। आर ने, सुन ले इधर, परचेज किया है कितने रुपए का सामान? किससे? ब्रदर से। इसने सेल किया है कितने रुपए का सामान? 40,000। मार्केट वैल्यू 35,000 है। मार्केट वैल्यू कितनी है? कैश में लिया है क्या? हाँ, तो दो चीजें हो गई। पहली चीज कि आप यहां डिडक्शन मांग रहे थे कितने का, काटो। अगर ये चेक से होता तो भी हम कितना अलाउड करते? अनरीजनेबल। अनरीजनेबल परचेज और सेल फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पर्सन। रिलेटिव से आपने सामान खरीदा है गलत तरीके से, 35,000 का सामान 40,000 में खरीदा है, लिखें। ₹5,000, सुन ले पहले, 5,000 रुपए डिसअलाउड होगा अनरीजनेबिलिटी के बेसिस पर। पहला, ₹5,000 शैल बी डिसअलाउड बिकॉज इट्स एन अनरीजनेबल पेमेंट। बिकॉज इट्स एन अनरीजनेबल पेमेंट। उसी में ही जोड़कर आगे लिखेंगे, पैरा चेंज करके नीचे, रेस्ट ₹35,000 शैल बी अलाउड बिकॉज ऑफ कैश पेमेंट। अब बात समझ में आई? रेस्ट ₹35,000 शैल बी डिसअलाउड बिकॉज ऑफ कैश पेमेंट। उसके आगे नोट लिखें, उसके नीचे लिखें नोट। If the above payment was made through check, if the above payment was made through crossed check, then only
rupees 5,000 would have been disallowed. Clear है? Then only rupees 5,000 would have been disallowed. क्योंकि क्रॉस चेक से है ना, अगर क्रॉस चेक से होता तो 5,000 केवल डिसअलाउ होता। किस बेसिस पर? रीजनेबिलिटी और अनरीजनेबिलिटी के बेसिस पर। बाकी 35,000 तो हमने कैश बेसिस के कारण डिसअलाउ किया है। चले आगे। आर परचेजेस गुड्स इन कैश फ्रॉम हिज ब्रदर फॉर रुपीज 21,000। सुनो इधर, कितने में खरीदा है? जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 19,000। गवर्नमेंट को इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि इससे बेटा टैक्स ले लो, इसका प्रॉफिट बढ़ गया, गवर्नमेंट इसके पास टच नहीं करनी है। बेटा तू दे टैक्स, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को टैक्स देने का मन कर रहा है तू दे, लेकिन हम केवल अलाउ और डिसअलाउ तो खर्चों को ही करेंगे। सेक्शन 40 अप्लाइज ओनली इन द केस ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो अनरीजनेबल है आपका। सुन ले पेमेंट, पहली बात 19,000 रुपए क्या होगा? मार्केट वैल्यू है। क्या है? मार्केट वैल्यू। नोट लिखें। नोट नंबर 1, ₹20,000 से ऊपर का पेमेंट डिसअलाउ होता है, ये मानते हो? हाँ या ना? पहला पॉइंट, एंटायर अमाउंट ऑफ ₹21,000 वुड बी डिसअलाउड। एंटायर अमाउंट ऑफ ₹21,000 वुड बी डिसअलाउड। Entire amount of ₹21,000 would be disallowed on the basis of, on the ground that the payment was made in cash. Clear? The SSE has, पैरा चेंज कर लेना, the SSE has another ground to disallow, SSE has another ground to disallow only and only ₹2,000, only and only ₹2,000 on the due to unreasonability or excess payment. क्लियर है? अब बताओ असेसिंग ऑफिसर क्या यूज करेगा? 21,000 को डिसअलाउ करना पसंद करेगा या केवल 2,000 को? 21,000 को। बट ऑब्वियस है कि असेसिंग ऑफिसर कहेगा यू मेड द पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 इन कैश, देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिसअलाउ द हैंडेड और एंटायर अमाउंट ऑफ योर पेमेंट, दैट्स इट। व्हाई ही ट्राई टू डिसअलाउ ओनली ₹2,000? वो क्यों ऐसी कोशिश करेगा कि केवल 2,000 रुपये डिसअलाउ हो? गलती अगर आपने 21,000 रुपये कैश देने की है तो एंटायर अमाउंट डिसअलाउड होगा। ठीक है ना? पक्की बात है। हेयर ग्राउंड नंबर 1 प्रिवेल। हेयर नीचे लिख लो, ग्राउंड नंबर 1 विल प्रिवेल। ब्रैकेट में लिख देना 21,000 डिसअलाउड। अगला पॉइंट देखें, ब्रैकेट में लिख देना 21,000 डिसअलाउड। Here ground number 1 will prevail and 21,000 will be disallowed. चले आगे। आर अ कंसाइनी एजेंट, और आगे लिखा हुआ है कच्चा आढ़तिया। दो तरह के आढ़तिया होते हैं, एक कच्चा आढ़तिया और एक होता है पक्का आढ़तिया। देखें उसके नीचे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है पक्का आढ़तिया, लिखा हुआ है। एक में लिखा होगा पहले क्वेश्चन में कच्चा आढ़तिया और नीचे वाले में लिखा होगा पक्का आढ़तिया। दोनों में फर्क है। ये कच्चा आढ़तिया क्या है? ये कच्चा आढ़तिया अगर हम सामान खरीदते हैं बेचने के लिए, या सामान मेरे पास आता है बेचने के लिए और मैं बीच में एक एजेंट या दलाल का काम करता हूं, कमीशन एजेंट का काम करता हूं, केवल और केवल
कमीशन लेने के लिए। अगर मेरे स्टॉक में जो सामान पड़ा है वो जल जाए तो वो मेरा नुकसान नहीं है, वो उसके ओनर का नुकसान है, बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ दोज गुड्स। आई होल्ड दीज गुड्स ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द रियल ओनर। आई एम जस्ट हियर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग द गुड्स। जैसे तुम लोगों ने कंसाइनमेंट पड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं कच्चा आड़तिया, जो केवल कमीशन के लिए काम करे, उसके ऊपर टाइटल नहीं होती, ओनरशिप नहीं होती गुड्स की। क्लियर है? पढ़ते हैं, इसको हम कच्चा आड़तिया बोलते हैं। आर इज अ कंसाइनी एजेंट परचेजेज ऑफ गुड्स इन कैश फॉर ₹40,000। आगे वाली लाइन आप काट दें तो ज्यादा बेटर है। परचेजेज ऑफ गुड्स इन कैश फॉर ₹40,000 काट दो। अब ढंग से सुनना, अगर कोई कच्चा आड़तिया सामान खरीदता है 40,000 रुपए का, तो इसका मतलब कि उसने केवल कमीशन के लिए वो सामान लिया है, उसका उस सामान पर कोई ओनरशिप नहीं है। पहले तो बात समझना। तो जब ओनरशिप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड और डिसअलाउड की बात आएगी ही नहीं, क्योंकि वो 40,000 पीएल के डेबिट में लिखेगा ही नहीं, क्योंकि सामान तो उसका है ही नहीं। हाँ या ना? आगे लिख लें आंसर में, ड्यू टू नॉन हैविंग ऑफ ओनरशिप, ड्यू टू नॉन हैविंग ऑफ ownership on those goods, applicability of section 40A doesn't exist. Applicability of section 40 capital A does not exist. मैंने क्या बोला अभी? नहीं, शुरू से बोले, क्या बोला? Due to non having of ownership on those goods, applicability of section 40A doesn't exist. चलें, अब अगर इस क्वेश्चन को उस तरह से पढ़ें जैसे ये दिया हुआ था बिना काटे, तो जरा देखें क्या बनता है क्वेश्चन। R is a consignee agent कच्चा आड़तिया and makes payment of ₹40,000 against the goods purchase of ₹40,000 on his own account and not on commission basis। भैया आप कच्चा आड़तिया हो, आप तो डिडक्शन ले ही नहीं सकते। तो अगर आपने सामान अपने नाम से खरीदा है तो इसका मतलब आपने घर के लिए खरीदा होगा, बिजनेस के लिए नहीं खरीदा होगा। एज अ कच्चा आड़तिया जब भी आप सामान खरीदोगे तो वो कमीशन बेसिस ही होगा, क्योंकि उस पर आपका कोई ओनरशिप नहीं होता, तो उसके डिडक्शन का सवाल वहाँ भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब वो सामान आपने किसी दूसरे पर्पस के लिए लिया है, इस बिजनेस के लिए नहीं लिया। ठीक, अगला पॉइंट, आर इज अ कमीशन बेसिस एजेंट पक्का आड़तिया and makes purchase of goods in cash for ₹40,000 on his own account and not on commission basis। ठीक है, ₹40,000 shall be disallowed, क्योंकि पक्का आड़तिया सामान अपने नाम से खरीदता है, वो लिखता है सेल, वो लिखता है परचेज, और जब परचेज लिखेगा तो डिडक्शन मांगेगा 40,000 रुपए की, वो डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने उसका पेमेंट कैसे किया है? कैश में किया है। तो 40,000 shall be disallowed। आगे चलें, are purchase goods in cash for ₹40,000 from X, a villager। हमने एक ग्रामीण से, गांव वाले से, किसान से 40,000 रुपए का सामान खरीदा और उसको पेमेंट दे दिया मैंने, और उसको मैंने पेमेंट दिया। जब मैं उसको चेक देने लगा, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा मालिक ये 40,000 हम लेकर चेक करेंगे क्या? मेरे गांव में तो बैंक ही नहीं है। तो मैंने उसको कैश पेमेंट कर दिया, और वहाँ पर रूल 6DD एप्लीकेबल होगा, याद होगा, हाँ या ना? पक्की बात? तो लिख लो, नो डिसअलाउड, नो डिसअलाउड एंड रूल 6DD इज परमिसिबल, इज यहाँ लिख देना, इधर लिखो, नॉट डिसअलाउड because permissible under rule
वॉट 6DD। क्लियर है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, विलेजर को पेमेंट किया लेकिन उसके गांव में बैंक है, तो अलाउड होगा या डिसअलाउड? डिसअलाउड। लिख लो आगे, ₹40,000 शैल बी डिसअलाउड, ₹40,000 शैल बी डिसअलाउड। क्लियर हो रहे हैं अब कंसेप्ट? वो कहानी जो हम लोगों ने पढ़ी थी इतनी मेहनत से, देखो आज वो सफल हो रही है कि नहीं? R makes a payment in cash amounting to ₹35,000 to a transporter। पेमेंट किया है किसको? ट्रांसपोर्टर को। क्या अलाउड है? हाँ, ट्रांसपोर्टर गुड्स कैरिज और पैसेंजर केस में 35,000 रुपए तक का अलाउड होता है। तो गुड्स कैरिज को हम लोगों ने 35,000 रुपए तक अलाउ किया हुआ है। नथिंग शैल बी अलाउड एज पेमेंट इज मेड टू अ ट्रांसपोर्टर विच कैन बी मेड अदरवाइज देन बाय क्रॉस्ड चेक अप टू ₹35,000। तो लिख सकते हैं अलाउड ₹35,000। क्लियर? एक क्वेश्चन मैंने दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। दिया था ना क्वेश्चन नंबर 17, जरा देखें। फॉर द प्रीवियस ईयर 13-14, ढंग से सुनेंगे। For the previous year 13-14 the business income of R Limited, इस समय जो हमारी बिजनेस इनकम थी वो कितना बता रही है? ₹2 लाख। बिफोर अलाउिंग एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी अभी मैंने फैमिली प्लानिंग का खर्चा घटाया नहीं है। कितना रुपया मालूम नहीं। The company had incurred the following expenditure on family planning its employees during the previous year। अब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर हुआ है दो तरह का। एक हुआ है रेवेन्यू, कितने रुपए का? 1,10,000। और कैपिटल नेचर का जो खर्च हुआ है वो हुआ है 6 लाख। आगे कुछ दिया है क्या? नहीं। कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल, इतना और इतना। एज्यूमिंग द कंपनी हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 20,000। एक और है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कितना? बस ये क्वेश्चन है मेरा। सॉल्यूशन जरा देख लें, ढंग से सुने। पीजीबीपी इनकम कितनी है? 2 लाख। क्या आज तक मैंने कभी तुम लोग को मना किया है क्या कि रेवेन्यू नेचर का खर्चा ना घटाओ? क्या मैंने मना किया है? रेवेन्यू नेचर का सारा खर्चा आप अलाउड करवा सकते हो, कोई रोक नहीं है उस पर। रेवेन्यू नेचर पर कभी कोई मना किया है क्या? रेवेन्यू नेचर का खर्चा होने से आपके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। बोलते क्यों नहीं? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर करने से आपका बिजनेस का प्रॉफिट क्या कन्वर्ट हो सकता है? लॉस में। तो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर, कौन सा नेचर? कितना है? 1,10,000। पक्की बात। दूसरा कौन सा है? तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि कैपिटल नेचर खर्चा अलाउड होता है
ओनली 1/5, याद आया, 1/5 इज अलाउड। तो 6 लाख का 1/5 यानी 1,20,000। कितना डिडक्शन लेंगे? 1,20,000। और तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि कैपिटल नेचर का खर्च करने से हमारा कभी भी प्रॉफिट जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। याद आया? कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट कभी भी जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो तक जा सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि अलाउड कितना होगा? केवल 90,000। तो सर यहां तो आप 1,20 लिखे थे, बाकी 30,000 क्या होगा? 30,000 के लिए नोट लिख ले। ₹30,000 would be unabsorbed expenses। अच्छा इधर देखें, अभी आगे ना बढ़े कुछ भी, फिर आए। पीजीबीपी के बाद आता है कौन सा? इनकम फ्रॉम, इनकम कितनी है मेरी? 20,000 है कि नहीं है? और जबकि अनअलाउड एक्सपेंसेस कितना हुआ है? 30,000। तो मेरे पास क्या मौका नहीं है 20,000 को उसी साल छीन लेने का? अभी भी मेरे पास एक इनकम पड़ी हुई है। अब कहोगे सर पीजीबीपी के खर्चे को आप अदर सोर्सेज से अलाउड करवाओगे? कर सकते हैं क्या? हाँ। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर can be treated at par as your unabsorbed depreciation। जिस तरह unabsorbed depreciation को हम उस साल किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, दिमाग में बैठा हो ये बात। unabsorbed depreciation जो उस साल एब्जॉर्ब नहीं हो पाया प्रॉफिट से, उसको हम उस साल के किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। उसी साल क्यों, अगले साल भी एडजस्ट कर सकते हो किसी भी हेड ऑफ इनकम से, लेकिन सैलरी को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? अब सर ये रटना पड़ेगा क्या? हाँ, कुछ दिन के लिए ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी। जब हम आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये चीज़ बहुत आराम से क्लियर होगी, और उस समय मैं तुम्हें याद भी दिलाऊंगा कि देखो हम लोगों ने पीजीबीपी में ऐसा कुछ किया था, अब समझ में आया। तो तुम लोग कहोगे हाँ सर यही तो नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आया। तो दिमाग में तब तक के लिए आप सेट रखेंगे कि जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है कैपिटल नेचर का, डेप्रिसिएशन कहाँ से आता है? कैपिटल नेचर का रेवेन्यू में कन्वर्ट होता है। अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च होता है, कौन सा वाला? कैपिटल नेचर वाला। अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर होता है, कौन सा वाला? कैपिटल नेचर वाला। तो इन सारे कैपिटल नेचर को हम केवल प्रॉफिट के एक्सटेंट तक ही लेस कर सकते हैं। आर प्रॉफिट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लॉस ड्यू टू डिडक्शन ऑफ एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। अब क्लियर है? तो इन तीन चीज़ों को याद रखना। जो अनएब्जॉर्ब 30,000 बचा, उसको क्या अब हम लेस नहीं कर सकते? कर सकते। तो लेस कर देंगे अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली। हाँ, किसी भी हेड ऑफ इनकम से कर सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अजीब बात है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस कितना रुपया? केवल 20,000, क्योंकि जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा बी, और इसके लिए हम लिखेंगे एक नोट। ठीक है? अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस can be deducted out from any head of income except salary।
रेस्ट ₹10,000, अभी 10,000 बचा हुआ है ना, कैन बी कैरी फॉरवर्ड, कैन बी कैरी फॉरवर्ड। अभी भी 10,000 को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे और किसको किसी भी हेड ऑफ एक्सपेंसेस से घटा सकते हैं, हेड ऑफ इनकम से, सॉरी, किसी भी हेड ऑफ इनकम से घटा सकते हैं, लेकिन सैलरी को छोड़कर। नोट कर ले इसको। चले देखें इसका पॉइंट नंबर 2, वॉट विल बी योर आंसर इफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड बी 2,15,000। अच्छा, इसको आप कितना कर रहे हो, 2,15,000। पक्की बात, बाकी सब चीजें सेम है। तो अब बताओ 1,10 की जगह कितनी छूट मिलेगी, और इसकी जगह, यानी अब हमारा 2,15 की पूरी छूट ले लोगे क्या, रेवेन्यू की पूरी छूट लेते हैं, प्रॉफिट हमारा लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ या ना, पक्की बात है, हाँ या ना। अच्छा, तो अनएब्जॉर्ब्ड कितना बचा, पूरा का पूरा 1,20,000, पूरा का पूरा 1,20,000 वुड बी अनएब्जॉर्ब्ड। अब बताओ, सुन लो पहले, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, हरियाली और रास्ता। देखो इधर, अब हमारे पास कितने रास्ते हैं, 2। 15,000 के लॉस को कहीं से निकाल लिया जाए, क्योंकि ये लॉस हम 8 साल से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। कितने साल तक, जो बिजनेस लॉस होता है वो 8 साल से ज़्यादा कैरी नहीं किया जा सकता, इसके बाद के 8 साल और जो हमारा अनएब्जॉर्ब्ड का अमाउंट होता है वो तुम जिंदगी भर कभी भी ले जा सकते हो आगे। तो सबसे पहले किसको यूज़ करना चाहोगे छूट लेने के लिए, जिसके लिए 8 साल मौजूद है, क्योंकि उसके बाद तो हम उसका छूट नहीं ले पाएंगे। तो आज देखो 15,000 ये लॉस मौजूद है और 20,000 मेरा इनकम मौजूद है, क्यों ना पहले इस लॉस को ही इससे एडजस्ट कर ले, बोलो। तो लेस बिजनेस लॉस कितना, 15,000। अब कितना बचा, तो 5,000 इसे 1,20 में से नहीं ले सकते हो, माइनस अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, कितना, 5,000। निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कितना आया, 0। अब बचा कितना, 1,20 में से 5 की छूट मिल गई, बाकी कितनी बची, 1,15 ना, तो 1,15,000। दिस इज योर आंसर, सिंपल। नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। थैंक यू बच्चों।